तो राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज है चौथा दिन। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आपको सीधा लिए चलेंगे सदन की कार्यवाही की ओर। उसके जिम्मेदार आप भी होंगे, आप भी बच नहीं सकते उस बात के लिए, क्योंकि गौरवशाली परंपराएं रही हैं। आप वर्षों से जो है इस सदन में आते रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं यही प्रस्ताव करता हूं कि उन 4 सदस्यों को बुलवा लिया जाए, उनका निलंबन रद्द कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके चेंबर में भी कहा था, जो कुछ घटना हुई वो अच्छी नहीं है, इसमें किसी को भी दो राय हो नहीं सकती। लेकिन उस दिन जो भी गाली गलौज की स्थिति भी आई, वो भी मैंने कहा था आप स्वयं देख लें, और देखने के बाद आप स्वयं ही उस पर निर्णय करें कि क्या ये व्यवहार उचित था। अगर इधर का व्यवहार आपको अनुशासन के हिसाब से ठीक नहीं लगता, तो वो व्यवहार भी ठीक नहीं था। इन दोनों को ही कंडेम करते हुए हम अगर इस व्यवस्था को चलाने की मंशा रखते हैं तो ज़रूर चलाएं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं सोचता हूं कि आसन पे ही छोड़ता हूं मैं इस विषय को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गलती केवल हमने की और बाकी लोगों ने गलती की उसको नज़रअंदाज कर जाएंगे। तो अनुशासन तो दोनों तरफ से बनेगा, एक तरफ से नहीं हो सकता। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल स्थगित होता नहीं है, पर इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें प्रश्नकाल को स्थगित करके इस पर चर्चा की जानी चाहिए। पर चर्चा करने के साथ में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस दिन हुई, जिसमें सत्ता पक्ष के प्रस्ताव के कारण 4 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा, और जो घटना की जानकारी मैंने ली, मैं समझता हूं कि उस घटना में सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी व्यवहार उस तरह का नहीं था जो व्यवहार सत्ता एक विपक्ष के नेतृत्व में होना चाहिए। इसलिए मैं उन 4 माननीय सदस्यों के व्यवहार के प्रति भी अपनी उतनी ही गंभीरता व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि अनुशासन के अंदर रहकर अपनी बात कहें। सदन के अंदर कोई बात बोल रहा है तो उसका ऑब्स्टेकल नहीं करें, और मैं आशा करता हूं कि सदन के पक्ष और विपक्ष से जितने भी माननीय सदस्य हैं वो इस सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे, और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो जिसमें हम पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे को दोष दें, लेकिन हम स्वयं भी इस सदन की गरिमा को बनाए रखने का काम करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मैं समझता हूं जैसा माननीय संसदीय मंत्री जी ने जिस भावना को व्यक्त किया है कि हमें अनुशासन बनाए रखना है, ऐसी घटना नहीं हो। लेकिन इस बात पर चर्चा करने के लिए जो माननीय संसदीय मंत्री ने कहा है, मैं एक्सेप्शनली एक फैसला करता हूं कि आधा घंटा सदन को हम स्थगित करते हैं, आधा घंटा बाद चर्चा करेंगे, और जो माननीय सदस्य जिनको हमने निलंबित किया उनको भी सदन में आने की परमिशन होगी, और हम जो चर्चा करेंगे उस माननीय सदस्य मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से प्रतिपक्ष के नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय परंपरा में जो हमारे राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन के नियम हैं, उस नियम में 52(7), 31(a)(7) वो सब हमको डिबार करते हैं जो जुडिशरी के अंतर्गत कोई मैटर सब जुडिस हो उसको डिस्कस करने के लिए। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि सब जुडिस मामला है, इस सेंस में 28 तारीख को हाई कोर्ट इसके बारे में डिलीबरेट कर रहा है। हमारा मेन थ्रस्ट इस बात पे होना चाहिए कि ये जो घटना हुई है वो घटना किस तरह से हुई, भविष्य में ये घटना नहीं हो, और हम सब मिलकर किस तरह से इसकी घटना को भविष्य में नहीं हो, जिससे राजस्थान में जो परीक्षा है उसकी पारदर्शिता बनी रहे, उसकी जो सेंसिटिव बनी रहे, और राजस्थान के नौजवान आदमियों को जो नौकरी का डिप्राइवेशन हो रहा है कि हमारी व्यवस्था की कमी के कारण यदि पेपर लीक होता है और जॉब नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है और राजस्थान के नौजवान के लिए ठीक नहीं है। तो हम सब इस बात को चर्चा करें कि कैसे इस मीनांस को रोकने के लिए हम कानून बनाएं, कठोर कानून बनाएं, और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, उस पर ज़्यादा साथ तक चर्चा करें। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो संसद विधानसभा की जो हमारी गरिमा है, उस गरिमा के माध्यम से हम राजस्थान के नौजवानों को ये मैसेज दे सकेंगे कि हम कलेक्टिवली, द वर्ड आई एम यूजिंग, द कलेक्टिवली गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, इज फेल्ड टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग दी यंगस्टर्स कि हम परीक्षा आयोजित करते हैं और कुन्हीं लोगों के कारण यदि पेपर लीक होता है तो कहीं कहीं हमारी व्यवस्था की कमी है। ये कमी व्यवस्था में नहीं रहे, ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है, और मैं आशा करता हूं कि डिबेट में हम इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि भविष्य में घटना नहीं हो, कैसे रोक सकें, इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए सदन की कार्रवाई 11:30 बजे तक स्थगित करता हूं। 11:30 बजे बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे। पक्ष के जो विपक्ष के जो साथी बोलना चाहे वो पहले बोल लें, जो पक्ष के साथ बोलना चाहते हैं वो बोल लें, और हम सार्थक चर्चा करके इसके किसी न किसी नतीजे पहुंचेंगे, और मैं सदन की कार्रवाई को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। परीक्षा घोषित की। रीट की परीक्षा संपन्न होते ही सरकार आरोपों के घेरे में गिरने लगी। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में चलता है,
जिसके नेशनल कन्वीनर राज्य के तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री भी है, इनसे जुड़े लोगों पर परीक्षा के आयोजन की जिम्मेवारी सरकार ने डाली। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, 6,20,000 लोग तो ऐसे थे अभ्यर्थी, उनका जिला बदर किया गया परीक्षा में नकल नहीं हो जाए। और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिनकी सरपरस्ती के अंदर कांग्रेस का प्रदेश का संगठन चलता है, उनका एक वक्तव्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी सफल परीक्षा रीट की परीक्षा हुई है, इसका स्थान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। यह बात सही है अध्यक्ष महोदय। इस रीट की परीक्षा में जितनी बड़ी चांदी कूटी गई है उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में निश्चित तौर पर जब परतें दर परतें खुल जाएगी तो मंत्री महोदय जरूर दर्ज होगा। और इस रीट की परीक्षा में इस बात के लिए भी नाम एक गिनीज बुक में जाएगा कि वो परीक्षा केंद्र जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ब्लैक लिस्टेड घोषित किए थे, अचानक वो सफेद शास अच्छे हो गए और उन परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षाओं का आयोजन किया गया। और वो विवादित प्रिंटिंग प्रेस 2011 के अंदर जिस प्रिंटिंग प्रेस की चर्चाएं राजस्थान में चहूं और गूंजी, कलकत्ता की स्वरस्ती प्रिंटिंग प्रेस, उसको फिर पेपर छापने की अनुमति दी गई। और मैं समझता हूं कि 26 सितंबर से ही जब गंगापुर सिटी के अंदर ये रीट का प्रश्न पत्र 15 लाख रुपए सौदे करते हुए देशराज मीणा गिरफ्तार हुए। अब उसके बाद यह सिलसिला चला अध्यक्ष महोदय, संजय मीणा, कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर, फिर बत्तीलाल के पास से होता हुआ मुख्य किरदार भजनलाल मीणा तक पहुंचा। एक आरएस, एक जिला शिक्षा अधिकारी, 2 आरपीएस, 12 कांस्टेबल रीट की परीक्षा में गैर सरकारी सह कोऑर्डिनेटर रामकृपाल मीणा और कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर, जो सरकार में नहीं पर परीक्षा आयोजन में एक एक्सपर्टीज उनके पास जरूर थी, क्योंकि पुराने सहयोगी जब कभी भी बड़े काम को करना होता है, चाहे वो काम किसी भी रूप में लिया जाए, तो उन सहयोगियों का सहयोग लेना समझदार लोग काफी लेते हैं। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय अब तक 38 गिरफ्तारियां हुई है और 42 लोग कुल मिला के अलग अलग महकमों के निलंबित किए गए हैं। और रीट की परीक्षा के 1 माह बाद जब ये पूरी बातें चली, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। अचानक एक नए जाने कौन से सलाहकार ने सलाह दी, और मेरी निगाह तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ जाती है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को निलंबित किया। अध्यक्ष महोदय, यह षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत पहले से चुना गया। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा के अंदर जो आयोजन की प्रमुख भूमिका के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उनके जिला के कोऑर्डिनेटर, वो सब आए। और अध्यक्ष महोदय, विडंबना इस बात की है कि अब एसओजी की जांच ने एक बात स्पष्ट कर दी, रिकॉर्ड पर है, कि रीट की परीक्षा से 1 महीने पहले 5 करोड़ रुपए के अंदर यह प्रश्न पत्र हूबहू, इस प्रश्न पत्र को चोरी के माध्यम से, लीक के माध्यम से, वीक सरकार में लीक के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक 5 करोड़ रुपए के अंदर, और उसके अंदर जो भजनलाल, पृथ्वीराज, बत्तीलाल मीणा है, इनके जरिए 7 प्रमुख सेंटरों पर, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 7 राजस्थान के 7 प्रमुख सेंटरों पर 40 लाख रुपए और उसके बाद 12-12 लाख रुपए, वो पूरी सूची है, टेबल कर की जा सकती है। उसमें एसओजी ने माना कि सौदा हुआ 1 माह पूर्व, जो सौदा हुआ रीट के पेपर की चोरी का, रीट के पेपर की लीक का, उसमें 1 करोड़ 22 लाख रुपए एडवांस दिए गए। और एसओजी ने अपने रिकॉर्ड में कहा कि हमने 88 लाख रुपए बरामद किए। और एसओजी की जांच ने माना कि 300 अभ्यर्थी, संसदीय कार्य मंत्री जी, 300 अभ्यर्थी 1 महीने पहले इनसे 15-15 लाख रुपए में रीट के प्रश्न पत्र को
इनके पास हूबहू पहुंचाने का सौदा किया गया। और अध्यक्ष महोदय, जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, यह कोचिंग सेंटरों का तो कमाल है। एक कलाम का है, उसका कमाल तो बहुत ही जोर का है। सीकर में मैं कुछ निवेदन करूंगा, मतलब बैच चलाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि नौकरी की गारंटी है, फीस हमारी मनमर्जी है, और वो बैच स्पेशल चलता है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, फीस है उनकी 3 महीने की 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और इनकी सबकी जिम्मेदारी है। ये जो कई नामी लोग हैं, कलाम कोचिंग सेंटर, प्रिंस कोचिंग सेंटर, दोनों सीकर के हैं, और एक घासीराम चौधरी पब्लिक स्कूल। अध्यक्ष महोदय, क्या बेमिसाल बात है। कलाम का कमाल तो गजब का है। पूरी फैकल्टी के अंदर सरकारी नुमाइंदे, सरकार में नौकर है, पूरी फैकल्टी उनकी वो है। इनके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर आज। पहले इन्होंने पिंक सिटी पब्लिकेशन से कॉलेज व्याख्याता के अंदर एक इनकी बुक प्रकाशित हुई थी, राजनीतिक विज्ञान में 100% आ गए, बड़ा विवाद चला। और ये राजेश सिंवर आरपीएस डेपुटेशन पर लक्ष्मणगढ़ में थे, आजकल बीकानेर में है। ये हेड है इस कलाम इंस्टीट्यूशन के। राजीव बगड़िया कॉलेज के लेक्चरर है। यूनुस खान उर्फ खान सर पहले मेरे जिले रतनगढ़ में थे, कॉलेज में आजकल सीकर में है। अरविंद भास्कर बाड़मेर के अंदर प्रिंसिपल थे, आजकल सीकर में बुलाए गए उनको। एचएस यादव शिक्षक है जयपुर के, पर सीकर में बैठे हैं। विवेक झाझड़िया ये 2018 में भूगोल में भर्ती हुए, और कैसे सेलेक्ट हुए मैं आगे बताऊंगा। हरबंश गोदारा सहायक निर्देशक शारीरिक शिक्षा, ये वहां विराज रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम रहते हुए भी जिम्मेवारी लेते हैं कि आपके हर हालत में नौकरी लगेगी, जिसको गारंटेड बैच कहते हैं। और मैं समझता हूं अगर जांच की जाएगी 2 जनवरी 2020 को जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता की क्या परीक्षा हुई थी, इस कलाम ने क्या कमाल किया। अध्यक्ष महोदय, कुल जितना सिलेक्शन हुआ है उसमें प्रतिशत देखोगे तो इनका बहुत बड़ा है। और मैं निवेदन करूं, मैं कोई स्कोर करना नहीं चाहता, पर कई बार यह कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब मैं जब फोटोग्राफ देखता हूं, आप कहेंगे फोटो किसी के साथ हो सकती है, मैं उसको विवाद नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा की पालना करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को सरकार में बैठे लोग लेकर और आदरणीय सोनिया गांधी जी को ले जाकर कहें ये थिंक टैंक है, ये कांग्रेस की नीतियों को निर्धारित करने वाला टैंक है, उनके साथ फोटोएं खिंचवाए। और हद तो तब हो गई जब गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस से तो उसको पैसा साइफन किया जाए। अगर मैं गलत हूं तो आप जवाब देते हुए बताएं, क्या ये सही नहीं है? 19-20-21 के अंदर 82 करोड़ रुपए इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से दिए गए। क्या यह भी सही नहीं है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर इन्होंने बना रखे हैं, उसमें से एक स्टेट कोऑर्डिनेटर को रीट की जिम्मेदारी, 7 रीजनल कोऑर्डिनेटर है आपके, मैं नाम बता दूंगा, उसमें 5 रीजनल कोऑर्डिनेटर को रीट परीक्षा की जिम्मेदारी। और यह सारा काम था डॉक्टर जीपी जारोली और इनके सब लोगों ने मिलकर 1 महीने पहले राजस्थान के कोचिंग सेंटरों से गारंटेड बैच अपना लगा लेना, हूबहू परीक्षा पत्र आपके पास पहुंच जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा रीट की परीक्षा में अगर गड़बड़ी होगी तो संबंधित कलेक्टर और एसपी की खैर नहीं। वक्तव्य छपा, लोगों में विश्वास हुआ। पर मैं पूछना चाहता हूं, एसओजी की जांच ये कह रही है 7 जिलों के अंदर रीट का प्रश्न पत्र गया, चोरी का प्रश्न पत्र बिका। ये 7 जिलों के अंदर कलेक्टर एसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये आप बताएं तो जरूर अच्छा लगेगा। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपने एक स्टेट इंपावर्ड कमेटी बनाई, पूरे रीट के अंदर अगर परीक्षा के अंदर स्थापित करने हैं, आपको कोऑर्डिनेटर लगाने हैं, यक्ष पर्सन यह खड़ा होता है
कि ये स्टेट इंपावर्ड कमेटी जिसने कहा था रीट के प्रश्न पत्र एसपी और कलेक्टर की निगरानी में स्ट्रांग रूम में, जिले के स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे, ये जयपुर में कैसा है बदला गया। रीट का प्रश्न पत्र निलंबित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद सांगवा के आदेश से यह कहा गया कि यहां जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, एसपी कलेक्टर के निगाहों में कोई बात नहीं, और आपने शिक्षा संकुल के अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर परीक्षा प्रश्न पत्र रखवाया। सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हुए, क्यों पुलिस वहां से हटी? और दो चाबियां थी, एक जिला शिक्षा अधिकारी और एक आपके कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारस सर के पास। ये दोनों चाबियां किस प्रकार एक मिली और किस प्रकार इस रीट की चोरी में रविंदर सिंह डीओ और रामकृपाल मीणा, ये दो को इनको निलंबित करने से और गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। ये कौन था जिसने अध्यक्ष के रूप में टेलीफोन करके कहा दोनों चाबियां ले जाओ और प्रश्न पत्र निकाल के हूबहू ले आओ? आज सबसे बड़ी बात यह अध्यक्ष महोदय, और मैं निवेदन करूं, चोर भी कितना ईमानदार माना इन्होंने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसकी भी सलाहकार जी ने सलाह दी। दोनों प्रश्न पत्र रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के उसी एक स्ट्रांग रूम में। मंत्री महोदय, चोर कितना ईमानदार, ये कलयुग के अंदर उस चोर की ईमानदारी हरिश्चंद्र की ईमानदारी के बराबर होगी। एक प्रश्न पत्र उसने सिर्फ चुराया, दूसरे प्रश्न पत्र पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि एक प्रश्न पत्र की आपने परीक्षा रद्द की, मेरे समझ में नहीं आया। और जब आपने मुख्य परीक्षा का आयोजन करता डीपी जारोली, शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद सांगवा, सुभाष यादव, बीएस बाजवा को निलंबित किया, प्रदीप पारोसर को गिरफ्तार किया, तो फिर उसके बाद बचा क्या है? और मैं समझता हूं कि 100 करोड़ से ज्यादा का सौदा था ये। अब अगर इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, अब असली किरदार के चेहरे से नकाब हटे, वो तब हटेगा जब सीबीआई जांच करेगी। और मेरा आरोप है, ये जो आपके पहले ब्लैक लिस्टेड जो परीक्षा के अंदर थे, कलाम की मैंने बताया, कल कलाम का कमाल तो है, प्रिंस भी प्रिंस है अध्यक्ष सभापति महोदय। जिस प्रकार आपने देखा और राजाओं के राजेश के समय में प्रिंस की बहुत चला करती थी, ये प्रिंस कॉलेज सीकर, सभापति महोदय, प्रिंस कॉलेज सीकर बाईपास पर वो विशाल बिल्डिंग, मैं तो मांग करूंगा प्रतिपक्ष के नेता आपसे भी, ईडी को लिखवाओ, ये संपत्ति कहां से आ गई थी? ये 4 साल के अंदर प्रिंस कॉलेज सीकर और कलाम इंस्टीट्यूट, इनकी बिल्डिंगें देखें आप, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें। और आपने कोचिंग सेंटर बनाया, पहले ब्लैक लिस्टेड किया, कमला देवी कॉलेज अलवर को ब्लैक लिस्टेड किया, द्रोणाचार्य महिला महाविद्यालय कोट कासिम को ब्लैक लिस्टेड किया, शिव शक्ति स्कूल जयपुर को ब्लैक लिस्टेड किया पहले, अब परीक्षा केंद्र बनाया, सुनील आईआईटी जयपुर को आपने वापस परीक्षा केंद्र बनाया, पन्ना दाय संस्थान टोंक को बनाया। तो मेरी सरकार से मांग है, इन ब्लैक लिस्टेड जिन परीक्षा केंद्रों को पुनः आपने रीट की परीक्षा चीट करने के लिए बनाया, वो कौन किरदार थे? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान 4 फरवरी 2020 को रात्रि को 9:33 पर एक ग्रुप है राजस्थान पेंशनर ग्रुप। अब अध्यक्ष महोदय, ये पेंशनर ग्रुप के बारे में आजकल आपको और मेरे को तो चिंता करनी पड़ेगी, हम उसी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने उसके उस सोशल मीडिया की साइट खोली, तो रसद मंत्री जी, मुझे डॉक्टर जीपी जारोली का एक मैसेज उसमें लिखा वो पढ़ा, मुझे, मैं इसमें मेरा एक शब्द भी नहीं है, मुझे बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं तथा ब्यूरोक्रेट ने मिलकर यह बड़ा घोटाला किया है। मैंने दबाव में आकर सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता को प्रश्न पत्र छपाने का आदेश दिया। क्या है अध्यक्ष महोदय? मैं समझता हूं ये सारी बातें अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद में एक नौजवान ने, शिक्षक ने, मेरे वहां का अध्यक्ष महोदय जहां से मैं एक बार एमएलए रहा हूं, ये असलम चौबदार, उसने ये बात मीडिया में कह दी, हमारे सामने बैठे मंत्री जी नाराज हो गए, आपका तो नाम नहीं लिया उसने, और आपने मुकदमा दर्ज करा दिया उस पर, FIR नंबर 29/2020 आनंदपुरी में। और यो अंडर सेक्शन देखो, IT एक्ट 2008 सेक्शन 66 सर्वोच्च न्यायालय ने कभी स्क्रैच कर दिया इसको? मंत्री जी, आपने करवाया तो उनको ये तो कहते ना।
और फिर आपने 499, 500, 506 के अंदर उसको गिरफ्तार किया। ये तो इस कासे से होता है। और फिर आपने अचानक साइड से एफआईआर नंबर हटवा दिया और फिर आपने 151 में उसको गिरफ्तार करके सिर्फ इस बात पर कि ये बोला क्यों आपने किया। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, और इसके साथ ही शक उस समय गहरा गया, मंत्री महोदय, सभापति महोदय, टेट 2011-12 की बात बड़ी हुई। कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस की मैंने पहले बात की, दोबारा उसी प्रिंटिंग प्रेस को, क्योंकि किरदार बदले थे। पहले एक बड़े किरदार ने 2011-12 में सीधा खुद आदेश दिया था, क्योंकि खुद आदेश देने वाले थे। अब वो किरदार सरकार में आ बैठे, इसलिए उन्होंने अपने नए किरदार, नए दोस्त जारोली को कहा यह आदेश टेक, और उसने आदेश दिया। और मैं समझता हूं, मैं उस एफआईआर का अब जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं जो एसीबी ने 196/2013 में दर्ज की थी। मैं कोई सनसनी फैलाने के लिए किसी को, चूंकि मैंने नोटिस नहीं दिया, मैं नहीं कहना चाहता उसके ऊपर बात। पर आज भी अध्यक्ष महोदय, अगर यही आयोजक रहे, यही प्रिंटिंग प्रेस रही, और आपने 62,000 पदों में घोषणा कर दी रीट लेवल 2 की पुनः परीक्षा कराने में, तो मैं समझता हूं किस प्रकार की परीक्षा होगी यह सबके सामने है। और यक्ष प्रश्न यह भी है कि रीट लेवल 2 के अंदर जिन 10,32,853, आप देखो पत्रता वाले, देखो कहां से कहां प्रश्न पत्र पहुंचा है। आप 12,67,540 परीक्षा में बैठे, 10,32,853 में से 7,73,512 को एलिजिबल मान लिया। वाह क्या रिजल्ट है, क्या हमारे बच्चे काफी आगे। और मेरा 72,000 विद्यार्थी ऐसे थे 150 में 144 नंबर लिए। क्या इंटेलिजेंस है। और अभी हाल ही में ये जो 72,000, 146, 144, 143 रीट लेवल 2 में। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था ये लोकेश मीणा ने आत्महत्या की, अखबारों में आया। और आत्महत्या इसलिए की कि उसने रीट की परीक्षा में पास कराने के लिए कैलाश बिश्नोई से 24 लाख लिए, देवराम गुजर से 16 लाख लिए। अब आपने रीट की परीक्षा रद्द कर दी लेवल 2 की। आत्महत्याओं का यह सिलसिला राजस्थान में अनवरत जारी रहेगा, कोई ना कोई बंदोबस्त करें आप। और मैं मांग करूंगा मुख्य किरदार जी, बुला के उनको कह दो कि पैसा टका जो लिया है पहुंचा देंगे वापस, मरना बंद करो। इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। और अभी आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हुआ, और मुख्यमंत्री जी का बयान, परीक्षा रद्द करने से खुश नहीं हूं, लेकिन विपक्ष की हरकतों से तंग आकर फैसला लेना पड़ा। हमारी हरकतें, भाजपा नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं। प्रश्न पत्र को तो पूरे देश में लीक हुए, बिहार में तो बेरोजगारों ने ट्रेन जला दी, और भाजपा के लोग निकम्मे हैं। अब इन निकम्मे लोगों की इतनी सी बात सभापति मनवा दीजिए ने सीबीआई को जांच दिलवा दो। हम कब कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप तो अपने कामदारों को अच्छा मानो, किरदारों को अच्छा माना, पर निकम्मे माना अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात खत्म करूं इससे पहले, 1 साल पहले आपने राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक को लाने की घोषणा की थी इस सदन में। 1 साल पहले, 1 साल चूंकि परीक्षा रीट की हो जानी चाहिए तो उसके बाद लेकर आओ गया। मेरा आरोप है 1 साल पहले जो आपने घोषणा की थी राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक की, क्यों नहीं लेकर आए। दूध की खाली बिल्ली। अब आप देख लो साहब, रामगोपाल मीणा जी और प्रदीप पाराशर जी। और मैं मांग कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो बच्चे जिन्होंने 7,73,000 पात्रता मिली, 12 लाख, इनका कितना खर्चा लगा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, दैनिक भास्कर ने लिखा कि प्रत्येक विद्यार्थी पर औसत परीक्षा की तैयारी में 1,25,000 रुपए खर्च हुआ। 10,000 करोड़ रुपए बेरोजगार की जेब से निकल गए। और मैं समझता हूं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक रामगोपाल मीणा के कॉलेज पर बुलडोजर नहीं, आप यूपी टेट की परीक्षा की तरह सबकी संपत्तियां जब्त करते। और अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा, ना माजीन है ना रहबर है, ना हक में हवाएं हैं। ना माजी है ना रहबर है, ना हक में हवाएं हैं।